Today I will start third unit. In third unit, topic is recombinant DNA technology. Okay. Now recombinant DNA technology में अब सबसे पहले नाम, ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं, हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं recombinant DNA technology during the importance of biotechnology. At that time we are already discussed about the DNA recombinant DNA technology. उसमें isolation of DNA, then isolation of vectors and recombination, then insert into the host cell. इस तरह करके स्टेप वाइज 4-5 स्टेप में हम लोग पहले भी कर चुके हैं. आप पीछे के क्लास में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो. ना फिर से इसको अब डिटेल में हम लोग कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये कब, पहले सबसे पहली बात कि कब आया? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए 1953 के बाद हमारा जब डीएनए का डिस्कवरी हुआ उसके बाद हमारा ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आया. सो 1970s में the recombinant DNA technology that was initially developed during 1970s. 70s के टाइम में आपका ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुआ. और उस टेक्नोलॉजी में क्या है कि ये आपका डीएनए है. सपोज ये आपका डीएनए डबल हेलिक्स आपका डीएनए है और मेरा मन है कि यहाँ से यहाँ तक जो ये तो ये जो है इसे हमें यहाँ से कट करके और इसे दूसरे डीएनए में इसे ज्वाइन कर दें. तो जब हम यहाँ से इसको कट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो आपका मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम. जब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जब डालेंगे पर्टिकुलर साइट पे तो वो आपका स्पेसिफिक साइट पे, रिकॉग्निशन साइट पे ही जाके वो उसे कट करेगा और कट करके ये पीस हमें आपका ये दे देगा. ठीक है. तो अब ये पीस हमें मिल गया. तो ये पीस जो हम लोगों को जो ये अभी मिला हमें, ये आपका इसी पीस को हम अब दूसरा डीएनए है हमारे पास, अब इसे यहाँ से कट कर देंगे. केवल सिंगल कट करने के बाद हमारे पास 2 पीस आया. ठीक है. इसको थोड़ा सा इसके डिज़ाइन चेंज कर देते हैं तो समझने में आसानी होगी कि इस तरह का ये पूरा डीएनए है. ठीक है. ये इस तरह से डीएनए डिज़ाइन वाली है, ये प्लेन है. अब इसे कट कर दिए और इसमें जो हमारा ये डीएनए है डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, इसे अब यहाँ पे हम लोग टाई अप कर दिए, लाइगेट कर दिए बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज एंजाइम, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अब इस तरह से जो ये हमारा पूरा तैयार हुआ, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है. और इसमें जो आपका टेक्निक यूटिलाइज हुआ उसे हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो the recombinant DNA technology that was initially developed during 1970s, allows breakage of a DNA molecule at two desired places to isolate a specific DNA segment, and then insert it in another DNA molecule, ठीक है, at a desired position. यहाँ पे भी कहाँ हमें डालना है? पर्टिकुलर हमारा जो डिज़ायर्ड पोजीशन है उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे ही हमें डालना है. ये नहीं कि कट की और कहीं भी डाल दिया, हमें जो डिज़ायर्ड पोजीशन है वहीं पे उसे हमें डालना है.
ठीक है, डिजायर्ड पोजीशन, फुल स्टॉप। द प्रोडक्ट दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो हमें ये प्रोडक्ट मिला ये कहलाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड द टेक्निक ऑफन कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये टेक्निक जो है वो कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इस डीएनए टेक्निक, ये डीएनए टेक्निक यूज़ करके हम लोग अब क्या करेंगे, इस तरह की बहुत सारी हमें कॉपी की ज़रूरत है, इसी की बहुत सारी कॉपी की जो ऐसे हो, और इस तरह की हमें कॉपी चाहिए। ठीक, इस तरह की हमें कॉपी चाहिए। अब ये काम करने के लिए इस तरह की जो बहुत सारी कॉपी जब हमें बनानी होगी तो उस बहुत सारी जब कॉपी बनती है तो उसको कहते हैं क्लोन। क्लोन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हमें क्लोनिंग करनी होगी। तो अब इसे हम लोग होस्ट सेल के अंदर अगर डाल देंगे तो वहाँ पे ये आपका कॉपी करना स्टार्ट कर देगा और बहुत सारे हमें कॉपी मिल जाएगी। तो इस तरह से जो ये डीएनए है जो हमें चाहिए था उसकी बहुत सारी हमें कॉपी मिल जाएगी। तो वो कहलाता है आपका क्लोनिंग। ठीक है, और उसके लिए हम लोग को वेक्टर की ज़रूरत होगी। सो now using this technique, we can clone a gene or a DNA segment। इस तरह से हम लोग DNA सेगमेंट का या जीन का बहुत सारे क्लोन कर सकते हैं into an indefinite number of copies। बहुत सारी उसके नंबर इनडेफिनिट होंगे और सारे क्या होंगे, सेम होंगे। सो ऑल आइडेंटिकल, जितने भी होंगे सारे के सारे आपके सेम होंगे। कि अभी दिखाया यहाँ पे कि सेम कॉपी जो है उसी की कॉपी बनती चली जाएगी। तो इस तरह से हमें क्लोन इस तरह से बनता चला जाएगा। ना दिस बिकम पॉसिबल बिकॉज वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड्स एंड फेजेस रिप्रोड्यूस इन ए होस्ट। अब ये काम करने के लिए हमें चाहिए वेक्टर। अब इसे हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो ये जो हम दूसरा डीएनए में डाले हैं, तो अब ये डीएनए क्या है, जैसे आपका ये फ्रैगमेंट हमें लिया, ये हमें अब इसकी हमें कॉपी चाहिए। तब इसके लिए हम लोग या तो प्लाज्मिड वेक्टर, इस तरह से प्लाज्मिड वेक्टर ले लेंगे या फेज ले लेंगे, बैक्टीरियोफेज ले लेंगे ये इस तरह से, और इसे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। ये ले लेंगे और साथ में इसे दोनों को कंबाइन कर देंगे, या फेज के साथ कंबाइन करें या इसे वेक्टर प्लाज्मिड के साथ टाई अप करें। प्लाज्मिड को यहाँ से जैसे कट कर दिया तो इस तरह से हमारा कट हो गया और यहाँ पे ये डीएनए लगा दिए। ठीक है, ऐड कर दिए। अब ये वेक्टर जो है इस वेक्टर को फिर इकोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिए। इकोलाई का तो खुद का भी इधर क्रोमोसोम है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो उसके साथ टाई अप नहीं होगा। यहाँ जो इस प्लाज्मिड को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके ये इस तरह का, अब ये अंदर जाके इसकी कैपेबिलिटी है कि सेल्फ रेप्लिकेट होता जाएगा। इस तरह से बहुत सारी आपकी कॉपी बनती चली जाएगी। तो इस तरह से आपके क्लोन वेक्टर्स जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे डीएनए हमें फिर बाद में उससे आइसोलेट कर लिया जाएगा। सो दिस बिकम पॉसिबल बिकॉज वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड्स एंड फेजेस रिप्रोड्यूस इन ए होस्ट। होस्ट क्या है, इकोलाई, इन देयर यूजुअल मैनर इवन आफ्टर इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, फुल स्टॉप। These vectors are described as cloning vector। अब इस वेक्टर को कहेंगे क्लोनिंग वेक्टर कि ये वेक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लोन करने के लिए। तो क्लोनिंग वेक्टर ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड ये है उसमें हम लोगों ने ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया, डिज़ायर्ड डीएनए को इंसर्ट किया, डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट किया। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट जो है ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। और ये जब अंदर जाके बहुत सारी कॉपी कर रहा है इसे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे। सो दीज वेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, वेक्टर, एंड द टेक्निक इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग।
एंड द टेक्निक इज़ कॉल्ड जीन क्लोनिंग। और ये टेक्निक जो है वो जीन क्लोनिंग कहलाएगा। अब देखिए इस वेक्टर को, अगर ये वेक्टर में ये कैपेबिलिटी है, जो वेक्टर है कि जब हम यहाँ से हम इसे आइसोलेट करेंगे तो ये वेक्टर अपने इसमें ये वेक्टर का कैरेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर आपका मल्टीप्लाई करने का भी इस वेक्टर में कैरेक्टर है। इस वेक्टर में आपका कैरेक्टर जो ये डीएनए है, ये डीएनए जब आइसोलेट करते हैं तो वो अपने कैरेक्टर को शो करता है। इट मीन्स कि ये वेक्टर जो है जिसकी क्लोनिंग कर रही है जीन की, उसमें एक्सप्रेशन करने की भी कैपेबिलिटी है, ठीक है। और ये वेक्टर में आप डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्शन होना, फिर इसका मल्टीप्लाई होना बहुत सारा, फिर उस डीएनए का एक्सप्रेशन भी सामने आना। अगर ये सारे कैरेक्टर इस वेक्टर में प्रेजेंट है तो उस वेक्टर को कहेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर्स। सो ए क्लास ऑफ वेक्टर विच आर यूज्ड फॉर इंसर्शन, इंसर्ट करने के लिए, यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्शन के लिए, फिर अंदर जाके वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन की उनके लिए यूज हो, एंड एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन्ड जीन, जिस जीन की हमें क्लोनिंग करनी है, ये वाली जीन, इस जीन की क्लोन करनी है, उसके एक्सप्रेशन की भी कैपेबिलिटी हो। सो क्लोन्ड जीन इन द टारगेट सेल्स ऑफ द होस्ट कॉमा आर नोन एज एक्सप्रेशन वेक्टर। तो उस वेक्टर को कहेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर भी कहेंगे। तो अब इसके कई नाम हो गए। एक तो ये वेक्टर जो है आपका, एक तो प्लाज्मिड है तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट जीन भी कहेंगे। ये क्लोनिंग वेक्टर भी है क्योंकि ये क्लोन कर रहे हैं बहुत सारा, तो इसको क्लोनिंग वेक्टर भी कहेंगे। और साथ में ये क्लोन्ड जीन जो ये जिस जीन को हम लोग क्लोन कर रहे हैं उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसे हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर भी बोलेंगे। ओके ना, अब है कि हम लोगों का ये जो डीएनए जो हमें लेना है, जिसकी हमें कॉपी चाहिए, जिसकी हमें कॉपी चाहिए, उस जीन का, उस डीएनए के कई नाम हैं। उस डीएनए का नाम है इंसर्ट डीएनए, क्योंकि इसे इंसर्ट करते हैं। डिज़ायर्ड डीएनए की पर्टिकुलर डिज़ायर्ड, जो हम चाह रहे हैं कि ये डीएनए चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, ये पर्टिकुलर डीएनए, तो उस कंडीशन के लिए कि हमें यही वाला डीएनए चाहिए तो उस के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे कि वो पर्टिकुलर इसी पोर्शन पे जाके वो कट लगाएगा। तो इसलिए इसे हम लोग डिज़ायर्ड डीएनए भी कहेंगे। इसे हम लोग टारगेट डीएनए भी कहेंगे। ये टारगेट डीएनए कि जिसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसकी कॉपी करनी है, इसको हमें प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, फिर वहाँ से होस्ट में इंसर्ट करना है, तो उसे हम लोग टारगेट डीएनए भी बोलेंगे और उसे फॉरेन डीएनए भी बोलेंगे, क्योंकि ये फॉरेन है, माने फॉरेन मतलब कि बाहर का है, जिसे हम इंसर्ट करके उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो इसे हम लोग फॉरेन डीएनए भी बोलेंगे। सो the DNA fragment to be introduced into the host cell is called insert DNA, desired DNA, target DNA और foreign DNA। ठीक है, full stop। Now such gene or DNA fragment is taken out from an organism or gene library। अब इस तरह का डीएनए हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? अब ये क्वेश्चन उठेगा कि ये डीएनए को लिए कहाँ से, तो किसी ऑर्गेनिज्म से हम लोग, किसी सेल से ले रहे हैं ना, कहीं भी डीएनए तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, तो उसे हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, या जीन लाइब्रेरी, जीन का पूरा लाइब्रेरी है, वहाँ से हम लोग इसे पर्टिकुलर उस जीन को हम लोग वहाँ से लेंगे। तो लाइब्रेरी इट मीन्स की कलेक्शन, जैसे आपका बुक का लाइब्रेरी है, आपका स्पर्म की लाइब्रेरी, वहाँ से स्पर्म बैंक होता है, तो उस तरह से ये सब आपका जीन का लाइब्रेरी है, तो वहाँ पूरा आपके जीन है। अब वो वहाँ से हम लोग जीन को लेंगे, तो अब हम लोग लाइब्रेरी की
का वर्ड आया, तो अब हम लोग आ जाएं, फोकस करें अपना पॉइंट लाइब्रेरीज़ पे। तो जीन में, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके 2 टाइप्स के लाइब्रेरीज़ हैं, और वो लाइब्रेरी का बेसिस क्या है 2 टाइप्स का? वो सोर्स ऑफ डीएनए, कि डीएनए का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, उस बेसिस पे ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डीएनए यूज्ड। जो डीएनए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उस बेसिस पे 2 टाइप्स के लाइब्रेरी हैं। फर्स्ट है आपका जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सेकंड वन इज cDNA लाइब्रेरी। तब हम लोग फोकस करें जीनोमिक लाइब्रेरी पे एक एक करके, ठीक है ना। जीनोमिक लाइब्रेरी ये आपका पूरा होल ऑर्गेनिज्म का पूरा कंप्लीट जीन जब वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग फ्रैगमेंट में ब्रेक करते हैं तो उसको जीनोमिक कहा जाएगा, जीनोम पूरा। और लाइब्रेरी है तो ये कलेक्शन तो है ही कि वहाँ पे पूरा आपका ऑर्गेनिज्म का होल आपका उस लाइब्रेरी में कलेक्शन है। सो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स मीन्स आइडेंटिकल जीन्स, ठीक है। सो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्लोन्स दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीट जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा कंप्लीट जीनोम उस वहाँ लेंगे, एक फ्रैगमेंट नहीं लेना है, वहाँ पे पूरा उसमें कंप्लीट जब वो रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी। अब जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार करते हैं पहले उसको देखेंगे, फिर वहाँ से हम लोग का उस जीनोमिक लाइब्रेरी से हम लोग को फिर डीएनए को आइसोलेट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ है ना कि डीएनए फ्रैगमेंट इज टेकन आउट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म से लेंगे या जीन लाइब्रेरी से लेंगे, या दोनों जगह से ले सकते हैं। तो जीन लाइब्रेरी के बारे में, तो अब आइए कि उसका कंस्ट्रक्शन, पहले जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन के लिए आप देखिए यहाँ पे ना, पहले आप यहाँ देख थोड़ा पढ़ लें ना। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जीनोमिक लाइब्रेरी द इंटायर जीनोमिक डीएनए इज आइसोलेटेड, पूरा इंटायर जीनोमिक, यहाँ भी देखिए वर्ड कंप्लीट जीनोम, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट जीनोम, इंटायर जीनोम, जीनोमिक डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम होस्ट सेल्स। किसी होस्ट सेल से, किसी ऑर्गेनिज्म से हम लोग पूरा उसका इंटायर पूरा जीनोम ले लेंगे किसी सेल से, ठीक है, या टिश्यूज से लेंगे। उसके बाद उसे प्यूरिफाई करेंगे एंड ब्रोकन रैंडमली, कोई उसमें वो एक वो साइज़ जो है उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होगा, उस साइज़ में रैंडमली उसको ब्रेक करते हैं इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ करेक्ट साइज़ फॉर क्लोनिंग इनटू ए सुटेबल वेक्टर। अब उसको किस लिए इसको छोटे छोटे में साइज़ में फ्रैगमेंट में ब्रेक करते हैं, क्योंकि अब उसकी हमें क्लोनिंग करनी है, उसकी कॉपी अब बढ़ानी है। कहाँ बढ़ानी है? अब उसके लिए हम लोग सुटेबल, उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल वेक्टर होगा उसमें इंसर्ट करके, ठीक है। तो वो आप देखिए यहाँ पे, ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैनक्रियाटिक सेल ले लिए। पैनक्रियाज को आप जानते हैं, पैनक्रियाज आप पढ़े हैं, पैनक्रियाज का एक सिंगल सेल ले लिया, जैसे सेल है या टिश्यूज़, टिश्यूज़ भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स में से एक सेल से आप उसके डीएनए ले लिए, उस डीएनए वहाँ से आइसोलेट कर लिए डीएनए को। डीएनए जब निकाल लिए उसमें से, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये पूरा एक सेल है, ये पैनक्रियाटिक सेल एक सिंगल सेल है, उसमें से ये डीएनए को हम लोग बाहर आइसोलेट करके उसे बाहर ले लिए, तो ये हमारा डीएनए है। अब इस डीएनए को पहले हम लोग ब्रेक करेंगे क्योंकि पूरा होल ये जो एक सेल है उस सेल का पूरा कंप्लीट ये जीनोमिक्स डीएनए है, तो पूरा कंप्लीट है। अब इसे हम लोग ब्रेक करेंगे 2 मेथड से। एक है हमारा फिजिकल शेयरिंग, ये देखिए, देयर आर 2 बेसिक वेज ऑफ फ्रेगमेंटिंग जीनोमिक डीएनए रैंडमली। 2 तरीके हैं उसको टुकड़े में जीनोमिक डीएनए को रैंडमली उसको फ्रैगमेंट में ब्रेक करने के लिए। उसमें आपके
2 वे हैं। फर्स्ट वे है फिजिकल शेयरिंग और दूसरा है पार्शियल रेस्ट्रिक्शन। पार्शियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से या करें या फिजिकल शेयर करके उस तरह से उसको फ्रैगमेंट में ब्रेक करें। दोनों मेथड से हम उसे फ्रैगमेंट में ब्रेक करते हैं। तो वो आप देखिए यहाँ पे फिजिकल शेयरिंग और पार्शियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन से ये हम लोग इसे 6 पीस में, पूरे को 6 पीस में, इसलिए इसकी नंबरिंग भी किया गया क्योंकि होल जीनोम है 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रैगमेंट में, डीएनए फ्रैगमेंट में इसे ब्रेक कर दिए। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद अब इसे वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ लिखा है ना कि आपका पहले जीनोमिक डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम होस्ट, प्यूरिफाइड, ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ करेक्ट साइज फॉर क्लोनिंग के लिए इनटू ए सूटेबल वेक्टर। अब उसको सूटेबल वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ अब सूटेबल वेक्टर जो हमें लेना है वो 2 बेसिस है इसके लिए। आपके एक बेसिस है कि हमें ये फ्रैगमेंट अगर छोटे छोटे पीसेस में है तो हम लोग उसमें हम लोग इकोलाई को यूज़ करते हैं, इकोलाई के सेल को यूज़ करते हैं। इकोलाई से हम लोग वेक्टर को आइसोलेट करते हैं। अगर ये फ्रैगमेंट्स आपके इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है तब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कॉस्मिड, यहाँ जो प्लाज्मिड को, जैसे इकोलाई के में प्लाज्मिड को यूज़ कर रहे हैं। जब छोटे छोटे शॉर्ट लेंथ के जब फ्रैगमेंट्स होंगे तब हम लोग प्लाज्मिड को यूज़ करेंगे, और जब लॉन्ग लेंथ के हमारे ये फ्रैगमेंट्स होंगे तब हम लोग फेज, लैम्डा फेज, कॉस्मिड, BAC, YAC, ये आपका BAC क्या हो गया, ये भी आपके सारे वेक्टर्स हैं। ये आपके शटल वेक्टर्स हो गए, ये आपके ईस्ट वाले हो गए, ये आपके बैक्टीरियोफेज वाले हो गए। इस तरह से सारे वेक्टर में तब इन सब वेक्टर को हम लोग यूज़ करेंगे। और जब शॉर्ट डिस्टेंस लेंथ वाले वेक्टर फ्रैगमेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा वेक्टर में तो हम लोग उसमें इकोलाई को, प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ करेंगे। सो द जीनोमिक लाइब्रेरी फॉर ऑर्गेनिज्म विथ स्मॉल जीनोम साइज। स्मॉल जीनोम, जब स्मॉल जीनोम साइज होगा, फॉर एग्जांपल इकोलाई कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन प्लाज्मिड वेक्टर, तब हम लोग उसमें प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो इकोलाई के अंदर से लेंगे उससे। और जब द लाइब्रेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विथ लार्जर जीनोम्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फेज लैम्डा, कॉस्मिड, BAC और YAC वेक्टर, ये शटल वेक्टर है आपका। तो देखिए यहाँ पे ये इकोलाई के ये सेल्स हैं, इसके अंदर ये रेड कलर में ये आपके प्लाज्मिड वेक्टर है। यहाँ शॉर्ट लेंथ वाला लिया गया है, इनमें से केवल हम लोग ये प्लाज्मिड वेक्टर को ले लेंगे। ठीक है, इकोलाई सेल से यहाँ लिखा है इकोलाई सेल प्लाज्मिड वेक्टर को लेने। तो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, यहाँ से आप प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिए। यहाँ 6 पीस है तो यहाँ भी 6 लेके ही चल रहे हैं। प्लाज्मिड है ये 6, ये रेड, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे 6 प्लाज्मिड्स ले लें। अब उसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिए। कट करने के बाद ये शेप आएगा, इस तरह से कट कर दिया। अब इस कट में हम लोग ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, इन जो 6 हैं, 6 में हम लोग ये डीएनए फ्रैगमेंट को और ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिए। रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड, अब ये प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड बन गया। अब इसे हम लोग फिर इकोलाई सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर क्लोनिंग। तो अब इस तरह से अब यहाँ बहुत सारे बन जाएंगे। तो एक हमारा लाइब्रेरी पूरा जो है आपका इस डीएनए का आपका तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा आपका जीनोम है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोलाई सेल, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये जीनोमिक लाइब्रेरी, इस तरह से इसकी क्लोनिंग होगी।
अब यहाँ से हम लोगों को डीएनए, अब बाद में हमें एक लाइब्रेरी, अब यहाँ से हम लोग डीएनए को लेंगे। तो जो ये जो डीएनए हम लोग को लेना है वो हम लोग अब यहाँ जब कॉपी हो जाएगी इससे, इस लाइब्रेरी से हम लोग आइसोलेट करेंगे डीएनए। सो फिगर है ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जीनोमिक लाइब्रेरी। ओके, नाउ सेकेंड वन, सेकेंड है आपका cDNA लाइब्रेरी। सेकेंड cDNA लाइब्रेरी ये क्या है? द लाइब्रेरी मेड फ्रॉम कम्प्लीमेंट्री और कॉपी डीएनए। ये लाइब्रेरी आपका बन रहा है किससे? कम्प्लीमेंट्री और कॉपी डीएनए। कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं कि आपका ये एक डीएनए, ये है डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, इसी के पैरेलल अगर दूसरा, ये अगर ए है, ये टी है, सी है, जी है, ए है, इसी की ये कम्प्लीमेंट्री वाला जो ये स्ट्रैंड होगा, यहाँ पे टी, ये ए, जी, सी, टी, इस तरह से ये वाला जो है उसका कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हम लोग अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे। देखिए कि मैसेंजर आरएनए से उसकी कम्प्लीमेंट्री करके हम लोग डीएनए तैयार करते हैं, उसके फिर लाइब्रेरी बनेगा। तो इसलिए इसे cDNA कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री और कॉपी डीएनए। ये कॉपी की जाती है मैसेंजर आरएनए से, इसलिए इसका नाम है कॉपी डीएनए और कम्प्लीमेंट्री डीएनए इज कॉल्ड cDNA लाइब्रेरी। अब इससे लाइब्रेरी तैयार हुआ तो पूरा cDNA लाइब्रेरी। द cDNA लाइब्रेरी रिप्रेजेंट्स द डीएनए ऑफ ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि केवल cDNA लाइब्रेरी जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के डीएनए से ये तैयार होता है। जीनोमिक लाइब्रेरी में आपके प्रोकैरियोट्स हैं, यहाँ पे नॉट द प्रोकैरियोटिक वंस। इसे cDNA जो लाइब्रेरी तैयार हो रहा है वो मेनली आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इसमें कहने का मतलब कि यहाँ पे ये ईस्ट ले लें या रैट ले लें, रैबिट ले लें, ह्यूमन ले लें, वहाँ के जीन से ही ये लाइब्रेरी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसी लाइब्रेरी से ही हम लोग इंसुलिन भी बनाते हैं। तो ह्यूमन के लिए यूज़ में है, तो वहाँ पे हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो cDNA लाइब्रेरी में प्रोकैरियोटिक यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में, कल हम लोग फिर इसको डिटेल करेंगे।